कैंपा कोला एंड ऑल द फ्रूट जूसेस देखिए और अनहेल्दी फूड। डब्ल्यूएचओ के अनुसार डायबिटीज जो है 80% जो है एनवायरमेंटल फैक्टर से होती है। अनहेल्दी फूड अगर पेरेंट्स खाएंगे तो बच्चे भी खाएंगे। यूएसए में द बिगेस्ट हेल्थ इशू चाइल्डहुड ओबेसिटी। वहाँ के बच्चे इतने मोटे हो रहे हैं कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है दे आर वेरी वरीड अबाउट। मत सोचना कि हमारी जो डेवलपिंग कंट्री है विशेषकर हमारा हिंदुस्तान है कि यहाँ नहीं है। चाइल्डहुड ओबेसिटी इंडिया में अनकॉमन है कि अगर मेरे को 50 साल में 60 साल में डायबिटीज हो रही है तो जो मेरा एक आजीविक लाइफ है उससे मैं आगे जा चुका हूँ। यूएसए में एवरेज एज ऑफ द डायबिटीज 65। यहाँ पे एवरेज एज जो डायबिटीज की है 51। मिनिमम पर डे जो है 60 मिनट 50 मिनट बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी को हर स्कूल को मैंडेटरी करनी चाहिए। कहीं भी हम लोग हाउस बना रहे हैं, कॉलोनी बना रहे हैं, प्ले ग्राउंड बच्चे के लिए है नहीं। मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, सो फोर्थ एंड सो ऑन एंड स्टडिंग ऑल्सो। 65 में डायबिटीज कितनी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी एवरेज लाइफ जीने के लिए हमारे को। अगर 30 में हो जाए क्या आप 15-20% वेट रिड्यूस कर सकते हैं। इट विल बी रिवर्टेबल। 8 घंटे से लेकर 14 घंटे तक हम कुछ नहीं खाए। 126 मिलीग्राम से ज्यादा हो जाए, 200 मिलीग्राम से ज्यादा आ जाए, वो डेफिनेशन हमारी डायबिटीज की है। हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक। लाइफस्टाइल इज द बेस ऑफ एनी डायबिटीज। और जो व्हीट है वो होल ग्रेन होना चाहिए। हम लोग क्या खा रहे हैं? आटा देखो, आप मैदे का आटा खा रहे हैं हम लोग। दाल हमारे हिमाचल में वी आर लकी कि हमारे पास दाल है। दाल एक्सेस में खाओ, फूड ज्यादा खाओ और स्ट्रेस अपना हेल्दी नींद ले और स्ट्रेस से अपने अवॉइड करो। मैंने कहीं नहीं लिखा हुआ है कोई ना मैं एनकरेज करता हूँ कि मीठा खाए या ना। एनकरेज करता हूँ अपने पेशेंट को, आप आधी बर्फी लो, आप आधा लड्डू लो। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वी कांट ईट स्वीट। एक बड़ी गलतफहमी है लोगों की। डॉक्टर साहब ने बोला हुआ है हमारे को तो 2 गुलाब जामुन खा लेंगे, 2 रसगुल्ला खा लेंगे। अल्कोहल के लिए बोला है 5 टेक इन स्मॉल अमाउंट पॉसिबल एंड टेक ऑन। रात को मेरे को मौका मिलता है, आई ओपन द फ्रिज एंड आई टेक 4-5 बर्फी इन माई एंड एज एंड व्हेन आई गेट द चांस that's more bad. So scientifically white rice is not good. Not go home in car, in buses, go walking to the home. नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं डायबिटीज की, जो धीरे धीरे हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनती जा रही है। भारत में हर साल इस बीमारी के लाखों केसेस आते हैं। हर रोज कोई ना कोई इस बीमारी की चपेट में आ रहा है। इसी बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जितेंद्र कुमार मोक्टा, मेडिसिन प्रोफेसर, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज। सर, सबसे पहले तो आपका हिमाचल दस्तक में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यही है कि डायबिटीज होती क्यों है? देखिए, डायबिटीज का जो मुख्यतः कारण है वो हमारा लाइफस्टाइल चेंज है। जैसा हमें पता है कि एक मोटापा जो होता है वो मुख्यतः का वजह मानी गई है डायबिटीज की वर्ल्ड ओवर में। तो ये इसका टाइप डायबिटीज जो 2 तरह की होती है। एक होती है टाइप 1 डायबिटीज जो स्पोरेडिक होती है, वो किसी में भी हो सकती है, उसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है बॉडी में। और जो मुख्यतः 95% डायबिटीज 90 to 95% डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज होती है, उसमें ये माना जाता है कि इंसुलिन तो बनता है हमारे शरीर में, लेकिन जो इंसुलिन बनता है वो यूटिलाइज नहीं करता है ग्लूकोज को पेरिफेरी में। और उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि वो इंसुलिन जो बनता है वो अपना काम नहीं करता है ग्लूकोज को यूटिलाइजेशन करने के लिए। और इंसुलिन रेजिस्टेंस का मुख्यतः कारण है मोटापा। तो ये माना जाता है वर्ल्ड में कि मोस्ट ऑफ द कॉज ऑफ डायबिटीज इज ओवरवेट और ओबेसिटी। डॉक्टर साहब, ये होता है कि फैमिली बैकग्राउंड में अगर किसी को डायबिटीज हो तो फिर आगे भी ये होती ही है किसी ना किसी को? जैसे हमने आप कहा था कि डायबिटीज 2 तरह की होती है। एक टाइप 1 डायबिटीज होती है जो फैमिलियल नहीं होती है, स्पोरेडिक होती है, किसी में भी हो सकती है, माँ बाप को हो या फैमिली में हो, उसका मैटर नहीं करता है। लेकिन टाइप 2 जो डायबिटीज है ये जरूर फैमिली में रन करती है। और ये डिपेंड करता है कि आपके जो पेरेंट्स है वो किस उम्र में डायबिटीज होती है, दोनों को होती है या एक को होती है। तो एक अनुमान के अनुसार अगर कोई मदर फादर को अर्ली एज में 30 और 40 में डायबिटीज हो जाए तो बच्चों के डायबिटीज होने के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं, बनिस्बत कि एक पेरेंट्स को हो और वो 50 साल के बाद हो। होने के चांसेस उनको भी है लेकिन वो कम होते हैं। लेकिन अगर दोनों पेरेंट्स को हो और अर्ली एज में हो तो काफी चांस हाई बन जाते हैं। इसीलिए डायबिटीज को हम एक इंडिविजुअल डिजीज नहीं करते हैं, इट इज ए फैमिली डिजीज। अगर आपके पेरेंट्स को या किसी को या ग्रैंड पेरेंट्स को है तो बच्चों को या फैमिली में दूसरे मेंबर को होना जरूरी है, बिकॉज
डब्ल्यूएचओ के अनुसार डायबिटीज जो है 80% जो है एनवायरमेंटल फैक्टर से होती है। एनवायरमेंटल फैक्टर का मतलब होता है हमारी जैसे सेडेंटरिज्म, कि हम काम नहीं करते हैं और हमारा जो खान-पान है वो पौष्टिक नहीं है, स्लीप हाइजीन हमारी अच्छी नहीं है, स्ट्रेस है लाइफ में और आजकल जो नया है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है। तो इनमें मुख्यतः जो हमारा है वो ओवरवेट और ओबेसिटी, जिसको हम ड्यू टू सेडेंटरिज्म लाइफ। तो ये 80% जो कारण है ये माना जाता है, जो कि हम इसके मॉडिफाइबल कह सकते हैं। अगर ये एक फैमिली में रन करते हैं ये चीज़ें कि आदमी सेडेंटरिज्म लाइफ करते हैं पेरेंट्स, तो बच्चे भी करेंगे। अनहेल्थी फूड अगर पेरेंट्स खाएँगे तो बच्चे भी खाएँगे। इसीलिए ऐसा नहीं है कि वो ट्रांसलेट होती है। एनवायरमेंटल फैक्टर जो जेनेटिक बैकग्राउंड है, लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है इस फैमिली में। इसलिए हम कहते हैं फैमिली में जब भी हम एजुकेट करते हैं कि डायबिटीज़ इन अ फैमिली इज़ नॉट एन इंडिविजुअल डिसीज़, इट इज़ एन होल फैमिली अफेयर। और वो होल फैमिली अफेयर को उसको बचाने के लिए कि बच्चों में या ना हो या वो डिले हो, हमें फैमिली का एनवायरमेंटल बदलना है। उसमें हमने मोर फिजिकल एक्टिविटी और हेल्दी फूड खाना है, ताकि हम इसको प्रिवेंट कर सके इन अ फैमिली। डॉक्टर साहब जैसा कि आपने कहा कि मोटापा एक रीज़न है, तो ये मोटापा शुगर होने के बाद आता है या फिर किसी को बचपन से ही जो लोग मोटे होते हैं, तो क्या ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं उनको डायबिटीज़ होने के? आपके चैनल के थ्रू मैं ये कहना चाहता हूँ, यूएसए में द बिगेस्ट हेल्थ इश्यू प्रेजेंटली जो है वो चाइल्डहुड ओबेसिटी है। बिगेस्ट इशू। वहाँ के बच्चे इतने मोटे हो रहे हैं कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है दे आर वेरी वरीड अबाउट इट। और ये मत सोचना कि हमारे जो डेवलपिंग कंट्री है, विशेषकर हमारा हिंदुस्तान है, कि यहाँ नहीं है। ठीक है, हम इसको पहाड़ी एरिया में या शिमला में नहीं देखते हैं, लेकिन अगर हम बिग सिटीज़ में जाते हैं और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहाँ पे हमें पता लगता है कि चाइल्डहुड ओबेसिटी इंडिया में अनकॉमन नहीं है, इट इज़ क्वाइट कॉमन। और जब मैं हम लोग अपने दोस्तों से या अपने डायबिटोलॉजिस्ट से या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से बात करते हैं, सिटीज़ लाइक चेन्नई, मुंबई, दिल्ली में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, अगर वो बच्चों में 100 बच्चों में डायबिटीज़ देखते हैं, तो उसमें 50% जो बच्चे होते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ से ग्रस्त होते हैं। टाइप 1 तो स्पोरेडिक होती है, जी। वो किसी को भी हो सकती है। और 50% जो बच्चे होते हैं उसमें 80% बच्चे या 90% बच्चे जो ओवरवेट होते हैं। तो हमें जो है वो अभी से कॉशियस अप्रोच लेनी चाहिए हिंदुस्तान में, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो मुझे आज जो मैं लोगों के बीच में जाना चाहता हूँ, उसका मुख्यतः कारण ये है कि अगर मेरे को 50 साल में, 60 साल में डायबिटीज़ हो रही है, तो जो मेरा एक आजीविक लाइफ़ है, उससे मैं आगे जा चुका हूँ। जिसको हम कहते हैं लाइफ लाइवलीहुड कमाने वाली जो ज़िंदगी है, उससे मैं आगे जा चुका हूँ, 60 में पहुँच चुका हूँ। पर क्वेश्चन आता है कि इसको 30 साल में हो जाए। जी। उसने तो अभी अपनी ज़िंदगी की आगे चलानी है, पैसा भी कमाना है, नौकरी भी करनी है, फैमिली भी चलानी है। और ये माना जाता है साइंस में कि जितनी जल्दी डायबिटीज़ होती है, कॉम्प्लिकेशन उतनी जल्दी आने के चांसेस होते हैं। 30 साल में अगर डायबिटीज़ आ गई, तो आपकी जो कॉम्प्लिकेशन है, इसमें एन्यूमरेट करते हैं हम, जो कि हर कॉम्प्लिकेशन इसमें हो सकती है, 50-60 में आने के चांसेस है। अगर मुझे 50 में, जो यूएसए में एवरेज एज ऑफ द डायबिटीज़ इज़ 65। हमने हिमाचल में भी, मैंने भी सर्वे किया है और इंडिया के बाकी जो सर्वे आया है, तो यहाँ पे एवरेज एज जो डायबिटीज़ की है 51 है। तो हम लोग 1 डिकेड 10-11 साल पहले डायबिटीज़ डेवलप होती है एवरेज। तो देखो जी। हम, और उतने चांसेस हमारे में डेवलपमेंट होने की अगर ये शिफ्ट हो जाए 41 या 30, जी। तो उतने ज़्यादा चांसेस है। अब मान लो किसी बच्चे को 20 साल में डायबिटीज़ हो जाती है या 25 साल में हो जाती है, तो उसको कितना लाइफ स्पैन अपना डायबिटीज़ हाई शुगर में बिताना पड़ेगा और उसका हाई चांसेस है कि वो कॉम्प्लिकेशन से ग्रस्त हो। तो ये आज हमारा जो मुख्य होना चाहिए कि हमें स्कूल एजुकेशन के थ्रू जो एक मुख्यतः कारण ओबेसिटी है, इसको हमने रोकना है। अगर हम ओबेसिटी को प्रिवेंट करेंगे डेवलपमेंट होने से बच्चों में, तो हम नहीं कहते एलिमिनेट करेंगे, हम काफ़ी कम संख्या में डायबिटीज़ डेवलप होने से बचा सकते हैं अपने बच्चों को, जो कि हमारा एक पर्पज़ होना चाहिए। तो हम किस तरह से बचा सकते हैं कि कैसे पता कर सकते हैं? शुरुआती लक्षण कैसे पहचान सकते हैं इस चीज़ के? नहीं, लक्षण तो नहीं बोलूँगा मैं, हमें तो ये देखना है कि बच्चों में जो है, इसका मैंने जैसे कहा कि डब्ल्यूएचओ अनुसार 2 फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ओबेसिटी के, वन इज़ सेडेंटरी लाइफ और सेकंड इज़ योर नॉन हेल्दी और वेस्टर्न फूड हैबिट्स। ये मुख्यतः कारण है। तो
हम अगर आप शिमला की बात करें, मैं गवर्नमेंट स्कूलों की बात नहीं करता, बट जो आपके पब्लिक स्कूल है, हमारे बच्चे भी पढ़े हैं, कि इमेजिन करेंगे आप कि सिर्फ 1 हफ्ते में वहाँ 2 पीरियड्स फिज़िकल एक्टिविटी के होते हैं। क्या 1 हफ्ते में 80 मिनट, 40 मिनट का 1 पीरियड होता है, जी। काफ़ी है क्या फिज़िकल एक्टिविटी के लिए? और कुछ बहुत सारे स्कूल ऐसे जहाँ प्लेग्राउंड है ही नहीं है। तो वी व्हाई नॉट वी एज़ अ नेशन इसको मैंडेटरी करे कि मिनिमम पर डे जो है 60 मिनट, 50 मिनट बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटी को हर स्कूल को मैंडेटरी करनी चाहिए। यूएसए में हो चुका है ये। हमें भी करना चाहिए। एक है फिज़िकल एक्टिविटी, फिर हमारा दायित्व सिर्फ़ स्कूल तक नहीं है, हमारा दायित्व फिर घर में भी है। हम लोग गाँव से पढ़े हैं, अगर बच्चे की नेचुरल जो टेंडेंसी बच्चे की होती है, वो होती है बाहर जाके प्ले करना। इसे नेचुरल टेंडेंसी। बच्चे को अगर आप ऑप्शन दी जाए तो कभी भी कमरे में कन्फाइन नहीं रहना चाहता है। वो हमेशा बाहर जाना चाहते हैं, दौड़ेगा, भागेगा, खेलेगा। वो टेंडेंसी हम जब हमारे आप शिमला में देखिए, किसी मोहल्ले में जाए, कहाँ प्लेग्राउंड कहाँ है? तो हम लोग बच्चों को कल्प्रिट बना रहे हैं, कहीं भी हम लोग हाउस बना रहे हैं, कॉलोनी बना रहे हैं, प्लेग्राउंड बच्चे के लिए है नहीं है। बच्चा खेलेगा कहाँ खेलेगा? इसका भुगतना तो हमारे को ही पड़ेगा ना। तो बच्चा ना घर में खेल रहा है, स्कूल में आपके पास उनको खेलने के लिए टाइम नहीं दे रहे हैं हम लोग, वहाँ प्लेग्राउंड है, नहीं दे रहे हैं। तो वन इज़ द फिजिकल इनएक्टिविटीज़ द मुख्यतः कारण जो हम डिस्कस करते हैं, इट इज़ सेडेंटरिज़्म इन चिल्ड्रन एंड सेडेंटरिज़्म के बाद ही इज़ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ these mobile, laptop, computers, so forth and so on, and studying also. And second is our food habits. And when he steps out of the house, जहाँ भी आप जाएंगे एवरीवेयर इट इज अ फास्ट फूड। कहीं भी हमें हेल्दी फूड नहीं मिलता है। कुरकुरे देखिए, आप कहीं भी जाइए, नूक एंड कॉर्नर, आप बर्गर देखिए, आप कोल्ड ड्रिंक्स देखिए, जिसको हम कहते हैं ये कैंपा कोला एंड ऑल फ्रूट जूसेस देखिए, और अनहेल्दी फूड बेकरी प्रोडक्ट्स देखिए। आप देखिए शिमला में कितने खुल गए हैं ये, हैं? तो ये बाहर जाके अगर वो अनहेल्दी फूड, ये दीज अनहेल्दी फूड आई कॉल देम बिकॉज दे आर more of sugar, simple sugar, more of salt, and more of bad fats. तो what we are giving to our children? ना हम खेलने के लिए इनको टाइम दे रहे हैं और खाने के लिए हम अनहेल्दी फूड दे रहे हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस तो सोसाइटी को भुगतना पड़ेगा ना। तो उसका कॉन्सिक्वेंस कि बच्चा मोटा हो रहा है, मोटा हो रहा है, तो हमारे पास अब बच्चे हाई शुगर करके आ रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर करके आ रहे हैं, 20-20 साल में लिपिड एब्नॉर्मलिटी करके आ रहे हैं। तो ये तो मतलब कि एक बहुत गंभीर समस्या है। अब 4 साल में हो जाए, ये नेचुरल प्रोसेस है। डायबिटीज़ 65-70 में किसी को हो जाए, इट्स अ नेचुरल एजिंग प्रोसेस। ये मेरी नहीं है स्टेटमेंट, एडी। अगर वो 30 इयर्स में, 40 इयर्स में हो जाए, इट इज़ अ डिजीज़। क्योंकि आपके टाइम के अनुसार आपके पास डिजेनरेटिव सेल्स आ जाते हैं। तो किसी के बीटा सेल हो गए तो उसमें डायबिटीज़ हो जाएगी। तो दैट इज़ नॉट अननेचुरल। 65 में डायबिटीज़ हो जाए, कितनी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी एवरेज लाइफ जीने के लिए हमारे को। अगर 30 में हो जाए, 20 में हो जाए, देन इट इज़ मोर डिवास्टेटिंग। ये हमें कंसर्न करना चाहिए, सोचना चाहिए। थॉट है हमारे लिए बहुत ज़रूरी। डायबिटीज़ जो है वो पूरी तरह से क्योर हो सकती है? कुछ रिमिशन की बातें होती है, पर एज़ ऑफ टुडे ऐसा कोई नहीं है कि अभी रिमिशन है। डायबिटीज़ हम सिम्पटम क्योर करते हैं डिजीज़ का। रिमिशन हो सकती है, हमने देखे भी है पेशेंट, अगर आपका वेट जो है वो 10% 15% कम हो जाए, कोई ओबीज़ आदमी को डायबिटीज़ हो जाए और वो अपना नेचुरल वेट या दवाइयों के थ्रू वेट या नेचुरल इज़ द बेस्ट थेरेपी कि अपने डाइट रिस्ट्रिक्शन, फिज़िकल एक्टिविटी, चांस बहुत है कि लोगों को रिवर्ट हो, अरे उसको हम कहते हैं कि डायबिटीज हैज गॉन बैक टू हिज ओरिजिनल। एज सून एज विल गेन द वेट, और वो जैसे ही वो फिजिकल एक्टिविटी छोड़ देगा, इट विल कम बैक। सो यस, मिशन डज अकर, कोई इसमें दो राय नहीं है, पर उसके लिए आपको योर मतलब योर कमिटमेंट शुड बी वेरी हाई। क्या आप 15-20% वेट रिड्यूस कर सकते हैं, इट विल बी रिवर्टेड बैक डेफिनेटली। अ, डॉक्टर साहब कि ब्लड शुगर का जो लेवल है वो कितना होना चाहिए खाने से पहले, खाने के बाद? ये बड़ा मतलब कि सबसे पहले तो हमें कोई भी डिज़ीज़ जानने के लिए हमें नॉर्मल वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। तो इसको हम जो साइंटिफिक लैंग्वेज में 2 तरह की शुगर बोलते हैं, एक फास्टिंग बोलते हैं, एक पोस्टप्रेंडियल बोलते हैं। प्रेंडियल मीन्स मील, कि मील के बाद का क्या होता है। तो एक हेल्दी इंसान में, एडल्ट्स में फास्टिंग का डेफिनिशन होती है कि हम 10 घंटे तक, इसका एवरेज है 8 घंटे से लेके 14 घंटे तक हम कुछ नहीं खाएँ। एवरेज उसका 10 घंटे लेते हैं। जैसे रात को हमने
8 बजे खा लिया तो सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक, दैट इज़ अ फास्टिंग स्टेट। या सुबह 8 बजे खा लिया और रात शाम तक नहीं खाऊँगा, दैट इज़ फास्टिंग स्टेट आल्सो। ये मॉर्निंग में हम इसलिए बोलते हैं कि हम रात को खाते नहीं हैं, एक। तो अगर हम 10 घंटे खाने के बाद अपना शुगर करें, इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 100, दैट्स नॉर्मल। लोअर वैल्यू नॉट डिफाइंड बट 70। तो आपका 70 और 100 के बीच में अगर कोई शुगर वैल्यू है, दैट इज़ एब्सोल्यूटली नॉर्मल फॉर ह्यूमन बीइंग। और खाना खाने के बाद अगर मैं पहला ही खाना खाता हूँ, गरा लेता हूँ और उसके 2 घंटे के बाद करता हूँ, ये कभी भी 140 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ये नॉर्मल ह्यूमन वैल्यू मानते हैं, फास्टिंग एंड पोस्टप्रांडियल की। अब डायबिटीज़ को हम कब बोलते हैं? अगर हमारा फास्टिंग ब्लड शुगर इक्वल टू और मोर देन 126 मिलीग्राम, 126 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाए और खाना खाने के 2 घंटे के बाद, जिसको हम, वैसे तो हम इसको डेफिनिशन में नहीं आता है, मैं रॉन्ग वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, हम रैंडम ब्लड शुगर बोलते हैं या हम एक 75 ग्राम ओजीटीटी करते हैं। पर सिंपल लैंग्वेज बोलना चाहता हूँ मैं लोगों को कि 2 घंटे खाने के बाद, और इसको हम रैंडम में भी माने तो 200 मिलीग्राम से ज़्यादा आ जाए, वो डेफिनेशन हमारी डायबिटीज़ की है। फास्टिंग मोर देन 126, postprandial is not a scientific word, random blood sugar more than 200, random means anytime, more than 200, equal to or more than 200 is a diabetes. अब क्वेश्चन ये आपके माइंड में आना चाहिए आमान कि व्हाट इज इन बिटवीन 100 एंड 126 फॉर फास्टिंग एंड व्हाट इज फॉर पोस्टप्रांडियल बिटवीन 140 एंड 199। ये जो शुगर है, जिसमें कि हिमाचल की 17% पॉपुलेशन है और इंडिया की जो है वो 14% पॉपुलेशन है, ये हमारे को कंसर्न करने की है। इसको हम कहते हैं प्री डायबिटीज। अगर फास्टिंग आपसे 15 है, इसको कहते हैं इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज। अगर खाने के बाद 2 घंटे के बाद आप मोर देन 140 है और लेस देन 200 है, इसको कहते हैं इम्पेयर्ड ग्लूकोज टेस्ट, इम्पेयर्ड ग्लूकोज वैल्यूज। ये दोनों जो है वो नॉर्मल नहीं है, पर डायबिटीज में रेंज में नहीं है। पर ये क्यों खराब है? ये वेरी इंडिया में पर्टिकुलरली वेरी फास्ट प्रोग्रेशन में ये डायबिटीज में कन्वर्ट होती है, वेरी फास्ट प्रोग्रेशन में। तो इसलिए हम यहाँ पे ये मत सोचे लोग कि मेरी 200 से कम है और मेरी 126 से कम है, आई एम नॉर्मल। नो, यहाँ पे प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। अगर आप यहाँ पे लाइफस्टाइल चेंज अपना आप करेंगे, कोई भी इंडिविजुअल करेंगे, तो इट कैन बी रिवर्टेड बैक टू बैक। वंस डायबिटीज अगर हो जाए तो इट्स डिफिकल्ट। जिन लोगों को 200 से ऊपर की डायबिटीज़ हो जाती है, दो लेवल शुगर लेवल जो है जो 200 से ऊपर चला जाता है, उनके लिए फिर क्या किया जाता है? देखिए, ऐसा ही नहीं है कि 200 से, वो तो 100% है कि जिस इंसान का भी ये हम लोग अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं बीइंग अ टीचर, और लोगों को बताते हैं कि अगर किसी का 130 आ जाए और किसी का 210 आ जाए, तो डोंट बी पैनिक, ऑलवेज रिपीट द टेस्ट। क्योंकि सम टाइम इट इज ए लेबोरेटरी एरर, सम टाइम इट इज ए नेम चेंज। लेबोरेटरी एरर्स में बड़ी आ जाती है वैल्यू, किसी की और में मिक्स हो गया, आपको वैल्यू किसी और की रिपोर्ट देती है, इट हैपेंस। सो ऑलवेज कंफर्म इट। सो अगर ये 2 बार आप, और A1C होता है, तीसरा एक A1C होता है, दैट शुड बी मोर देन योर 6.5, ठीक है? तो अगर ये आपके पास 2 बार से ज़्यादा आ जाए और दोनों एब्नॉर्मल हो जाए, देन इट्स डायबिटीज़, वी हैव टू ट्रीट इट विद मेडिसिन। पर इससे पहले अगर किसी का इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस भी आ जाए और उसमें दोनों इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, फास्टिंग भी आ जाए और पीपी भी आ जाए, ये भी ट्रीटमेंट मांगते दवाई से, जी। ये भी ट्रीटमेंट मांगते, इसमें भी आदमी को जो है, और हेल्थ केयर प्रोवाइडर, आपको पता है कि कैथ लैब में जब आदमी एक्यूट कॉर्नियर सिंड्रोम करके आता है, जिसको हम मायोकार्ड इन्फार्क्शन बोलते हैं और हार्ट अटैक बोलते हैं, तो लेबोरेटरी में ये देखा गया है कि नियर अबाउट नियर 50-60% को इम्पेयर्ड ग्लूकोज होता है, जिनमें से 50% को इम्पेयर्ड ग्लूकोज होता है, 50% को डायबिटीज होती है। तो वो इम्पेयर्ड ग्लूकोज इज ए रिस्क फैक्टर फॉर योर cardiovascular disease also. तो उसको हम lightly में नहीं ले, एक one that very high chance to convert into frank diabetes, and it is a risk factor for your cardiovascular disease, heart attack, heart failure, stroke, like that all. So we have to keep that in mind also. जो ये जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं, जो ये डेली लाइफ में ऐसी कौन-सी गलतियाँ करते हैं जिससे ये इंक्रीज़ होने के चांसेस रहते हैं? मैंने कहा ना कि हम लोग ये 80% जो है इट इज़ एन एनवायरमेंटल डिजीज़, कि हम लोग जो है एक पौष्टिक आहार और एक फिजिकल एक्टिविटी, जिसको हम एक्सरसाइज बोलते हैं, अ, नहीं करते हैं, जो करनी चाहिए हम लोगों को। हम अपने बुजुर्गों से देखते हैं या हम लोग इवॉल्व हुए, हम कैसे इवॉल्व हुए, तो आई मेरे ख्याल से तो हम लोग फिजिकल एक्टिविटी और पौष्टिक आहार एंड आवर स्ट्रेस लेवल एंड अनहाइजीनिक स्लीप, ये 4 फैक्टर हमारे बड़े कॉमन हैं। स्ट्रेस, अनहाइजीनिक स्लीप
और खाना जो है एक पौष्टिक नहीं खाना और व्यायाम ना करना। ये 4 मुख्यतः कारण है। हम नहीं कहते कि अगर कोई इसको करे तो ये डायबिटीज़ विल गो इन रिमिशन इन ऑल, बट कंट्रोल करनी ईज़ी हो जाएगी, कंट्रोल करनी ईज़ी। तो इसलिए दवाई के साथ-साथ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डायबिटिक ट्रीटमेंट इज़ नॉट मेडिसिन। The most integral part of the diabetic treatment, whether it is in primary stage, it is secondary stage, is lifestyle change. What is lifestyle change? Moderate physical activity, healthy nutritious food, avoidance of stress and good hygiene, sleep hygiene. ये तो आप चाहे दवाई खाए चाहे इंसुलिन ना लगाए, ये तो सबको अडॉप्ट करने ही करने हैं। जो इससे आपका डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रहा है, वी हैव टू गो फॉर मेडिसिन। ये क्रक्स है डायबिटीज का। लाइफस्टाइल इज द बेस ऑफ एनी डायबिटीज ट्रीटमेंट। हम लोग उसको ही नहीं लेते। फल फ्रूट खाने चाहिए, सब्जियां खानी चाहिए, होल ग्रेन व्हीट खाना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, और जो व्हीट है वो होल ग्रेन होना चाहिए, और आपके पास लो फैट जो है वो डेयरी प्रोडक्ट खाने चाहिए। और हम लोग क्या खा रहे हैं? आटा देखो, आप मैदे का आटा खा रहे हैं हम लोग। तो होल ग्रेन होना जो पुराने जमाने में जिसमें कि फाइबर्स भी हो, फ्रूट्स वेजिटेबल। दाल हमारे हिमाचल में वी आर लकी कि हमारे पास दाल है। दाल एक्सेस में खाओ, फ्रूट ज्यादा खाओ, नॉट जूस, फ्रूट, एनी फ्रूट। तो इस तरह से हमें अपने को चेंज करना पड़ता है। और ज्यादा एक्सरसाइज नहीं, आप डेली की हम, इफ यू कैन गो 30 मिनट्स, 30 मिनट्स 24 घंटे में हम ना निकाले तो इसका हम करना नहीं चाहते। चाहे मैं भी हूँ, मैं भी नहीं करता, not regular, but 30 minutes is in 24 hours is not 30 minutes. I don't say more, but it should be regular. See the change after 6 months, not in 3 days. हम चेंज देखना चाहते हैं 15 दिन में, बट ये जो रेगुलर एक्सरसाइजेस की चेंज जो है, इट टेक्स टाइम। कोई बच्चा काम करने में टाइम लेता है, तो हम लोग एब्रप्ट चेंज करने के लिए तो हमें 2 घंटे दौड़ना पड़ेगा, लेकिन वैसे भी वो वापस आता है। 2 घंटे लाइफ में सस्टेन नहीं कर सकता कोई इंसान, बिकॉज और हमारी जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो हम 2 घंटे अलाउ नहीं करता है। 30 मिनट अलाउ करता है, पर उसको हम करते नहीं है। हम चाहते हैं 2 घंटे करें, पर वो पॉसिबल नहीं है। तो हमें एक रियलिस्टिक गोल से, हम जब रियलिस्टिक गोल में नहीं जाते लाइफ में, तो हम लोग फेलियर होते हैं। तो रियलिस्टिक गोल इज 30 मिनट्स पर डे रखे कोई, आई थिंक, और रेगुलर रखे उसको, और पौष्टिक आहार खाए। अगर वो इंसुलिन पे है तो वो दवाई पे आएगा, अगर वो दवाई पे है तो उसकी दवाई हाफ हो जाएगी। अगर कोई हाफ दवाई पे मिनिमम है तो डायबिटीज विल कम बैक। ओनली दीज स्मॉल मेजर्स। और स्ट्रेस अपना हेल्दी नींद ले, और स्ट्रेस से अपने अवॉइड करे। तो कितनी सिंपल चीज है, इसमें कोई बहुत मेडिसिन यूज नहीं होती है। दैट वी हैव टू सी। एक जो डायबिटीज़ जो पेशेंट होते हैं उनके दिल में हमेशा एक वो रहता है सवाल कि मीठा खाएँ या ना खाएँ, ये वाली चीज़। हाँ, हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात है कि मीठा ने ऐसा, मतलब कि कहीं नहीं लिखा हुआ है, कोई ना मैं एनकरेज करता हूँ कि मीठा खाए या ना खाए। ये बड़ा क्वेश्चन आता है कि हाउ मच, और मतलब कि, और कितनी फ्रीक्वेंसी में खाना चाहिए। ओकेजन पे आप खाओ और उसको लिमिटेड अमाउंट में करो, तो कहीं नहीं लिखा है। मेरी अभी भी मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, टेक्स्ट बुक ऑफ डेविडसन में लिखा हुआ है कि 30 ग्राम से 45 ग्राम तक सिंपल शुगर आदमी खा सकता है। मान लो कि कोई डायबिटिक पेशेंट है और घर में मीठा आ जाता है, तो मेरे ख्याल से मैं एनकरेज करता हूँ अपने पेशेंट को, आप आधी बर्फी लो, आप आधा लड्डू लो। क्वेश्चन क्या है कि हम लोग वो खाते कब है, कितनी बार खाते हैं। अब आप डेली का बोलो कि मैं ओकेजन सुबह से लेकर शाम तक 4 बार खाऊंगा, आधा खाऊंगा, दैट इज एक्सेस। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वी कांट ईट स्वीट। एक बड़ी गलतफहमी है लोगों को। हलवा घर में बना हुआ कि नहीं खाना है, नो, यू कैन टेक इन लिमिटेड अमाउंट, और चीनी का अमाउंट उसमें कम डालो। ये डोंट पुट ऑल दीज नॉन शुगरी जो आते हैं, शक्करीन एंड ऑल दैट, देयर इज नो नीड। शुगर स्मॉल अमाउंट एंड स्मॉल अमाउंट, यू हैव टू रिड्यूस द क्वांटिटी एंड योर टाइम इंटरवल। अब डेली आप बोले हलवा एक कौली खाओ, दैट इज नॉट मिनिमम ना। वंस इन अ वीक, व्हेन गेस्ट इज देयर, एंड वंस इन अ वीक जब आपके मिठाई आ रही है, आधा ग्लास, या मैरिज में आप जा रहे हैं, यू कैन एंजॉय इट। इसने मना किया हुआ है। ये बड़ी, अगर हम खाएंगे तो एक्सेस में खाएंगे, या हम खाएंगे नहीं। तो दिस इज द फॉल्ट विद अस। टेक इन, देयर इज नथिंग दैट डायबिटिक पर्सन कांट टेक, बट इन लिमिटेशन, स्मॉल अमाउंट। पर वो स्मॉल अमाउंट हमारे को एक एक्सेस में बन जाता है कि डॉक्टर साहब ने बोला हुआ है हमारे को, तो 2 ग्लास जामुन खा लेंगे, 2 रसगुल्ला खा लेंगे। अल्कोहल के लिए बोला है 5 मीन्स वी हैव टू टेक, यस दे कैन ईट, आई कैन से इट। ऐसा नहीं है कि कहीं लिखा हुआ है ऐसी कोई चीज है जो डायबिटीज का पेशेंट नहीं खा सकता है, बट देयर आर सर्टेन थिंग दैट शुड बी अवॉइडेड। और व्हेन इट इज टू बी टेकन ड्यू टू सम रीजन, मे बी सोशल रीजन, मे बी योर कस्टम,
टेक इन स्मॉल अमाउंट पॉसिबल एंड टेक ऑन ओकेजन्स। ठीक है, घर में अगर आपके पास मीठा बना हुआ है, 1/4 ऑफ द कटोरी पर्सन कैन टेक। घर में मिठाई कोई ले आया है तो हाफ पोर्शन और 2/3 पोर्शन ऑफ द बर्फी पर्सन कैन टेक इजीली। पर होता क्या है रियल लाइफ में, जो हम लोगों का सिनेरियो होता है, वी अवॉइड, कहते घर वाले मेरे को खाने नहीं देते हैं। मेरा फिर क्या करते हैं आप, रात को मेरे को मौका मिलता है, आई ओपन द फ्रिज एंड आई टेक 4-5 बर्फी इन माई, एंड एज एंड व्हेन आई गेट द चांस, दैट्स मोर बैड। तो गिव इट ओपनली टू द एंड गिव इन स्मॉल अमाउंट। एक और भ्रम है कि चावल नहीं खाने चाहिए, चावल बिल्कुल बंद करने चाहिए। ये भी एक भ्रम है कि इससे भी जो हमारी जो होती है इंसुलिन बढ़ती है। ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन भी है, और इसमें जब हमें कहते हैं कि व्हाट इज द हेल्दी फूड वी शुड ईट, तो हेल्दी फूड में मैं अपने जो सुनने वाले हैं, मेरे हिमाचल के भाई है, जो भी सुनेंगे आपके चैनल के थ्रू, मैं कहना चाहता हूँ कि दुनिया में, और अभी मेडिटेरियन डाइट आती है यूएसए में, वर्ड है सिंपली ये, और वो कंजिक्यूटिवली हर 5 साल में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री वहाँ पे और वो करती है। तो मेडिटेरियन डाइट जो है 5 सालों में 3 बार लगातार 15 साल में वो टॉप में आई है। तो उसमें सबसे पहले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एंड उन्होंने कोई डिफाइन नहीं किया, एनी फ्रूट्स एनी वेजिटेबल एंड सीजनल एंड लीफी ग्रीन वेजिटेबल मोस्ट वर्ड यूज किया। थर्ड इंपॉर्टेंट इज होल ग्रेन व्हीट, चावल आटा, होल ग्रेन, नॉट योर मैदा, पर होल ग्रेन है। एंड थर्ड इज लेग्यूम्स, यूएसए में लेग्यूम्स नहीं होते, पर वर्ड उनको यू लेग्यूम करना पड़ा है, दाल है जिसको हम बोलते हैं। एंड फोर्थ इज योर ड्राई फ्रूट्स, एंड फिफ्थ इज योर लो फैट डेयरी प्रोडक्ट। ठीक है ना, और मीट वगैरह में उन्होंने जो बोला है, उन्होंने बोला फिश, पोल्ट्री एंड मीट ऑन ओकेजन, दैट मीट ओनली ओकेजन्स। ओके, तो अब ये जो चीजें आती है, इसमें व्हाइट राइस कहीं नहीं। सो साइंटिफिकली व्हाइट राइस इज नॉट गुड। इफ राइस ऑलवेज इन साइंटिफिक लेटर इज ब्राउन राइस। सो मेरा डायबिटीज के पेशेंट को है, एवरीबॉडी कांट ईट द ब्राउन राइस। तो राइस का मतलब इन एक्सेस अगेन, मेरे अनुसार अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट कल्चर के अनुसार, कस्टम के अनुसार, उनके कस्टम कल्चर जो दोनों को राइस एक टाइम खाना होता है, तो आई से गो हेड, बट डोंट गो बियॉन्ड 1 कटोरी पर डे। वो कोई डायबिटीज को नहीं करेगी, एंड consequently you reduce that intake of chapati। yes, I don't say it is a healthy in excess, ठीक है, but एक कटोरी is one containing limit also, but the best rice to eat if somebody can afford is a brown rice। मैं खुद अपना ब्राउन राइस लेता हूँ, हालांकि वेरी कॉस्टली फ्रॉम रोडू, बट आई टेक इट। उसमें हम क्या कहते हैं, ब्राउन एंड व्हाइट को मिक्स कर देते हैं ताकि वो थोड़ा ज्यादा बन जाए। ठीक है ना, तो इस वजह से हमें मॉडिफाई करना है। ऐसा कोई नहीं पॉइजन है कोई चीज, हम लोगों ने खाया भी तो है। ठीक है ना, तो मैं ये बोलूँ कि नहीं जी, अब मैं बोलूँ बच्चे को कि फास्ट फूड वन शुड नॉट ईट, व्हाट आई से व्हेन आई गो टू स्कूल, यस टेक द टू वर्ड आई यूज, इट शुड बी ऑन ओकेजन, इट शुड बी, portion size should be limited, and after that you should not go home in car, in buses, go walking to the home। ये 2 प्रिकॉशन रखो। अगर आप पहले से पहले आप लोग आधा पिज्जा और ये कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, पिज्जा को आप 1/4 करो, कोल्ड ड्रिंक्स को आप हाफ करो, like that, but you have to live in a society also। I believe not a good person अगर avoid fast food, not possible in today's life, but take the portion size account and on occasions। जो इंसुलिन जो होती है वो कब बोलते हैं, सलाह कब देते हैं कि कब लगानी चाहिए इंसुलिन, कौन सी स्टेज पे जब आपका शुगर पहुंच जाए? टाइप 1 डायबिटीज के लिए इंसुलिन जस्ट लाइक ऑक्सीजन। So type 1 diabetes patient को has to be on insulin from the diagnosis, unfortunately। Okay, and that too is not your 1 injection, 2 injection, the best injection is a type 5 injection, unfortunately, but it's a truth, क्योंकि उनसे इंसुलिन बनता ही नहीं, वो हमारे को कॉन्टिन्यूस बनाना पड़ता है। वो टाइप 2 में ये वेरिएबिलिटी है कि कब करते हैं। अब मेरा अपना मानना है कि मेरे पास कोई पेशेंट आता है और उसका शुगर शुरू में ही बहुत ज़्यादा 400 आ जाता है, और वो कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे को 2 महीने से प्यास लगी है और मेरे को वेट कम हो गया है, मेरा 80 किलो था अब 60 किलो का, लोग ऐसे भी आते हैं, और मैं 1 बकेट 2 बकेट जो है यूरिन करता हूँ और 1-2 बकेट जो है पानी पीता हूँ। मैं अभी लोगों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर आपका डॉक्टर इस स्टेज में आपको बोले कि मिस्टर सो एंड सो, ये आपकी शुगर जो है वो, इसको हम कैटाबोलिज्म मतलब कैटाबोलिक
स्टेट ऑफ द पर्सन कहते हैं। इस स्टेज में अगर पहली स्टेज में आप मेरे पास नए डायबिटिक के रूप में आते हैं, प्लीज मैं लोगों को बोलना चाहता हूँ, अगर आपका अच्छा डॉक्टर बोल रहा है कि आपको मैं 4 हफ्ते के लिए या 8 हफ्ते के लिए, सिर्फ कितना ड्यूरेशन बोल रहा हूँ मैं, 4 हफ्ते के लिए, 8 हफ्ते के लिए, कि मैं इंसुलिन लगाना चाहता हूँ, मैं इसको कंट्रोल करना चाहता हूँ, तो मेरा आपके माध्यम से ये लोगों के लिए आह्वान है कि इसको रिफ्यूज मत कीजिए। दिस इज आई कैन से अ सॉर्ट अमृत फॉर यू डायबिटिक पर्सन। ये गलतफहमी होती है कि डॉक्टर साहब इंसुलिन आप शुरू करेंगे लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा। प्लीज लाइफ लॉन्ग नहीं लेना पड़ता इस स्टेज में इंसुलिन। लेकिन अगर आप इंसुलिन अभी नहीं लेंगे तो 2 साल के बाद आपको लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा। इस स्टेज में इंसुलिन आपके लिए बहुत जरूरी है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। मेरी अपनी स्टडी है, पूरे हिंदुस्तान में है ये स्टडी। 2 महीने के लिए इंसुलिन लगाने के बाद अभी तक लोग जो है A1C जो है वो 7 से ऊपर नहीं जा रहा है। तो यस, इट शुड बी लिमिटेड ओनली टू 4 वीक टू 8 वीक। सो ये मेरा है कि लाइक इंसुलिन नेवर लीड्स टू एडिक्शन। ये एक बार शुरू होने पे जरूरी नहीं है कि ये लाइफ लॉन्ग लगे। ये फर्स्ट स्टेज आई वांट टू कन्वे। अगर कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर बहुत अच्छा है और वो आदमी को एनकरेज करना चाहिए, आपके माध्यम कोई भी सुने कि आप डॉक्टर साहब मुझे 4 हफ्ते के लिए, 8 हफ्ते के लिए इंसुलिन लगाइए, तब मुझे दवाई पे डालिए। दिस इज समथिंग द बेस्ट ट्रीटमेंट। सेकंड स्टेज आती है कि मैंने पेशेंट मेरे पास आया और मैंने उसको दवाई से कंट्रोल किया। अब दवाई से कंट्रोल करने के बाद मैंने उसको 3 दवाइयाँ डाल दी है, कोई भी 3 दवाइयाँ हैं, लेकिन उसका शुगर अभी भी कंट्रोल नहीं है, जिसको हम A1C कहते हैं, और वो 8.5 और 9 से ज़्यादा है। वो चाहे वो 10 साल के बाद हो रहा है, चाहे वो 6 महीने के बाद हो रहा है, चाहे वो 2 साल के बाद हो रहा है। अगर उस टाइम उनका डॉक्टर बोलता है कि कुछ ड्यूरेशन के लिए आप इंसुलिन लगाओ, तब भी डायबिटिक के पेशेंट को मना नहीं करना चाहिए। ये 2 स्टेज ऐसी है जहां हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इंसुलिन दे सकते हैं और देंगे, मे बी 2 मंथ्स, मे बी 3 मंथ्स, और तब हम आपको इंसुलिन बंद करके दोबारा दवाई पे डाल सकते हैं। अगर इन 2 स्टेज से आप आगे चले गए, देन वी हैव टू गिव द इंसुलिन ऑलमोस्ट फॉर लाइफ लॉन्ग। ऑलमोस्ट फॉर लाइफ लॉन्ग। ये लोगों में बड़ी गलतफहमी है कि हमारे को एक बार शुरू हो जाएगी इंसुलिन तो हमें कभी नहीं, हमें छोड़ ही नहीं सकते इंसुलिन, हमें जिंदगी भर लगानी पड़ेगी। यू टेक इट फ्रॉम योर राइटिंग फ्रॉम योर डॉक्टर। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनको, हमने बहुत अच्छी तरह ये एजुकेट करते हैं। यू टेक इन राइटिंग फ्रॉम देम, डॉक्टर साहब आप लगाओ। स्टेज है जहां आप इंसुलिन से डायबिटीज को रिवर्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, देन गो बैक टू द थेरेपी। लेकिन अगर ये स्टेज इससे बाहर चली गई है ना, तो आपको जिंदगी भर इंसुलिन लगाना पड़ता है। देन देयर इज नो केयर। अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपका किडनी डैमेज, आपका हार्ट फेलियर, आपकी हार्ट अटैक, आपका लकवा, डायबिटिक फुट, आंखों का कमजोर होना तब तय है। लेकिन जब आप हमारे पास किडनी नहीं करके आएंगे या हार्ट अटैक करके आएंगे तो डॉक्टर के पास इंसुलिन के सिवाय कोई चारा नहीं है। तब लगता है वो लाइफ लॉन्ग के लिए। जी। तब कोई डॉक्टर दुनिया में इसको मना कर ही नहीं सकता। व्हाई यू आर वेटिंग फॉर दैट? व्हाई नॉट द ऑप्शन? अगर हमारे पास अच्छी साइंटिफिक रिसर्च ने माना है कि शॉर्ट ड्यूरेशन, मेरे हमारी अपनी हिंदुस्तान की स्टडी है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप लगाओ, यू गो बैक टू मेडिसिन। व्हाई नॉट वी अडॉप्ट दैट? ये कभी भी एक बार शुरू होने पर लाइफ लॉन्ग नहीं जाता है इंसुलिन। लोगों को ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। लेकिन अगर हमने टाइम मिस कर दिया है, टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और हमने 10 साल के बाद, और जब आपका किडनी फेल होने लग गया या आंखें कमजोर होने लगी, देन यू हैव द पर्सन हैज टू टेक इट फॉर लाइफ लॉन्ग। दैट इज द स्टेज। तो इसलिए मैं कहना, ये दो जो स्टेज है एट द टाइम, अगर शुगर इज वेरी हाई, नॉट इन एवरीवन, ओनली दोज हु हैव गॉट कैटाबोलिक स्टेट, एंड अगर 3 दवाई के बाद भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, 4 दवाई के बाद शुगर कंट्रोल नहीं है, और आपका डॉक्टर कहता है कि आपको इंसुलिन की जरूरत है, प्लीज मेरा ये आह्वान है आपके माध्यम से, डोंट से नो, गो हेड फॉर इट। कि डॉक्टर साहब 2-3 महीने के लिए लगा दो, हम देखते हैं कंट्रोल करके। रिफ्यूज मत करो इसको, ये आपके भले के लिए है, पेशेंट के लिए। एक और चीज़ सर, जो शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं वो कहीं पे भी कभी भी मतलब शुगर टेस्ट करते हैं और उनको पता लगता है कि हमारी शुगर जो है वो कंट्रोल हो गई है, तो कभी भी डॉक्टर से बिना सलाह लिए दवाई बंद कर देते हैं या फिर घरेलू उपाय शुरू कर देते हैं कि इससे कंट्रोल हो जाएगा या कुछ हो जाएगा और दवाई बंद कर देते हैं। तो कितना ये सही है कि डॉक्टर की परमिशन के बिना दवाई बंद करना? ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम, आप बड़े अच्छे मतलब कि सवाल कर रहे हैं कि जो कॉमन सिनेरियो में हम डे टू डे एक्टिविटी में अपने की पर्टिकुलर में ब्लड प्रेशर के बारे में कहता हूँ कि लोगों को हम ब्लड प्रेशर की दवाई देते हैं और उनका कंट्रोल होता है, वो छोड़ देते हैं। कैन यू से कि बहुत सारे लोग उसमें से यहाँ पे जो है वो हेमरेज करके आते हैं,
स्ट्रोक करके आते हैं। अब हमने कंट्रोल कर दिया है उनका ब्लड प्रेशर, इट विल कम डाउन, ठीक है। अब इट हैज कम डाउन बिकॉज ऑफ द दवाई, मेडिसिन। सडनली आज जब पर्सन जो है दवाई लेना छोड़ देता है, इट शूट अप लाइक लाइक दिस, रिबाउंड बैक बोलते हैं इसको। और जैसे वो शूट अप बैक कर लेता है वैसे नस फट जाती है। ये माना गया लिटरेचर में, मेरी अपनी नहीं है। जब भी मैं कभी सीएमई में हाइपरटेंशन में बोलता हूँ, ये मेरा बड़ा क्वेश्चन होता है। इट रिबाउंड बैक, और वैसा उसको इतने ब्लड प्रेशर को हमारी पर्टिकुलरली जो शरीर जो हमारी ब्रेन की वेसल होती है, वो उसको इतने बड़े ब्लड प्रेशर को जो है वो सहन नहीं करती है और वो रप्चर हो जाती है। और अभी 3 पेशेंट हमारे पास साथ नीचे हेमरेज करके है, बिकॉज़ सडन रिबाउंड इन द हाइपरटेंशन, बिकॉज़ पेशेंट छोड़ देते दवाई। ये लोगों को बहुत गलती है। कंट्रोल इज़ बिकॉज़ ऑफ द मेडिसिन, प्लीज़ कंट्रोल इज़ बिकॉज़ ऑफ द मेडिसिन। अगर आप मेडिसिन छोड़ देंगे, ये रिबाउंड बैक होके डबल हो जाता है। क्यों आप छोड़ रहे हैं? यस, आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, यू गो टू द डॉक्टर। मेरे पास आता है पेशेंट, डॉक्टर साहब आपने दवाई लिखी, मुझे अब शुगर कम हो रही है, आई रिड्यूस द डोज टू हाफ। इट इज माई प्रॉब्लम देन, नॉट योर प्रॉब्लम, इट्स डॉक्टर्स प्रॉब्लम। आप अपने आप क्यों ये चीजें अपने हाथ में ले रहे हैं? देन व्हाट दे डू, दे डोंट ओनली, मतलब कि वो दवाई छोड़ते नहीं है, दे विल कम आफ्टर 3 months, नॉट 3 months, दे विल कम आफ्टर 3 years, 5 years। डॉक्टर साहब आपने 3 साल पहले मुझे लिखा था, मेरा कंट्रोल हो गया, मैं छोड़ दी, नाउ आई एम कमिंग टू यू विद वन और अनदर कॉम्प्लिकेशन। फिर हम भी क्या कर सकते हैं? देन इट इज इन द हैंड ऑफ गॉड देन, बिकॉज यू हैव लेफ्ट द मेडिसिन। हमारा कसूर नहीं है। आप अपने आप, क्योंकि कितना साइंस में हम लोग रिसर्च करते हैं, कितना हम लोग पढ़ते हैं, आप उन पे विश्वास नहीं करके आप एक लोग जो गांव के मिथ्स है उस पे ज्यादा विश्वास करते हैं, तो भुगतना पड़ेगा ना। तो मेरा ये आप लोगों का आग्रह है कि हम यार 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, इन चीजों से दूर रह के, कि आपका कंट्रोल है आप छोड़ो, पर डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं। आप हम हमेशा अपने प्राइमरी केयर फिजिशियन के पास, या अपने जो आपका डॉक्टर उनके पास, डॉक्टर साहब मेरा शुगर ये है, क्या मैं छोड़ सकता हूँ? अगर वो कहता है द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द डॉक्टर्स, देन कल को कोई भी हो जाता है, नॉट ऑन यू, नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन यू। एंड सबसे बड़ी है कि आप अपनी बॉडी को डैमेज कर रहे हैं। तो मेरा आपकी चैनल के ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, अपनी मर्जी से कोई दवाई बंद मत करे, अपनी मर्जी से फिर शुरू भी ना करे। अगर आपका कंट्रोल्ड है, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे डायबिटीज है, गो टू योर प्राइमरी केयर फिजिशियन, कंसल्ट हिम, व्हाट एडवाइस ही और शी विल गिव यू, फॉलो दैट एडवाइस, और गो टू योर ओन फिजिशियन जिससे आप अपना ट्रीटमेंट करते हैं। ही इज द बेस्ट चेयर और बेस्ट पर्सन एट द टाइम टू गाइड यू। पर अपने आप मत करो, ये बहुत कॉमन है, और इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, एंड द कॉम्प्लिकेशन आर वेरी बैड, वेरी बैड। जैसे हमने कहा कि 3 पेशेंट है अभी, दे वर ऑन मेडिकेशन, दे लेफ्ट इट, नाउ दे आर विद जिसको हम लकवा बोलते हैं, सम आर विद हेमरेज एंड सम आर विद इन्फार्क्ट। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? हम वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल ना। तो ये जमाना ना हमारा जा चुका है। अब बड़ी, मतलब कि 21st सेंचुरी में रहते हैं, हमें अब बड़ा इंटरनेट का पॉजिटिव यूज करना चाहिए। अगर आप नहीं जा सकते इंटरनेट से, मत आप, देयर आर वेरी, इट मतलब इंटरनेट इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, देयर आर लॉट ऑफ नेगेटिव इंफॉर्मेशन। और हम लोग इतना पढ़ने के बाद, एक डॉक्टर पढ़ने के बाद एनालिसिस कर सकता है कि क्या इस पेशेंट के लिए फिट है। मेरे पास भी पेशेंट आते हैं, दे आर वेल कंट्रोल, दे हैव गॉट लो, ऐसा नहीं है कि मेरे पेशेंट को लो शुगर नहीं होता, होता है, आई रिड्यूस द डोज, बट आई कंटिन्यू। ये आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताई है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को कोई और एडवाइस देना चाहे या कुछ और बताना चाहे तो आप बता सकते हैं। आपका भी धन्यवाद कि मुझे जो है, क्योंकि आई बिलीव कि आज की जो जो डिजीज़ है, दे आर ट्रीट ट्रीट से पहले, आई थिंक प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कि हमें हर मतलब कि कम्युनिटी में जाके, जिसको कहते हैं हम ट्रीटमेंट एट द डोर स्टेप, आई बिलीव इन दैट, क्योंकि मैंने कोई 50 कैंप लगाए हैं ट्रीटमेंट एट द डोर स्टेप, जो कि कंसेप्ट यूएसए में भी है। तो उस ट्रीटमेंट से पहले प्रिवेंशन पे हमें ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए हमारी जो कार्यशैली है, या हमारा जो डेली का जो रूटीन है, वो हमें बदलना पड़ेगा। हम नहीं कहते कि ये भागो दौड़ो, हम कहते हैं कि फिजिकल एक्टिव रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो एक्टिविटी किसी भी रूप में हो सकती है, आप खेत में काम करो, या आप बगीचे में काम करो, या आप मॉर्निंग वॉक, आप वॉक करो, जो भी आपको फिट करता है, पर हमें फिट रहना है। सेकंड, हमारा जो खान-पान है उसमें हमें बहुत बदलाव की ज़रूरत है। वेस्टर्नाइज़ हम हो गए हैं, हमें सिंपल और हमें पौष्टिक आहार पे ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए। स्ट्रेस लेवल अपना कम करना चाहिए, और आजकल बिगेस्ट प्रॉब्लम एक स्लीप की आ रही है। हमें एक गुड हाइजीन, एटलीस्ट 7 आवर्स की
स्लीप को साइकिल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और अगर हम इन चीज़ों पे और अपना वज़न बढ़ने नहीं देना चाहिए। अगर बढ़ रहा है तो समझ लो कि हम कहीं न कहीं इनएक्टिव हो रहे हैं और अनहेल्दी फूड खा रहे हैं। इन चीज़ों का अगर हम सिंपल सी चीज़ है जिसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, तो ये जो आज की नॉट ओनली डायबिटीज़ जो कि बहुत ज़्यादा है, हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडीमिया, हार्ट डिज़ीज़, इससे हम बचाव कर सकते हैं। तो मेरा आह्वान आपके चैनल के थ्रू है कि पौष्टिक आहार, नियमित व्यायाम, स्ट्रेस फ्री लाइफ एंड गुड स्लीप हाइजीन, ये रामबाण है अगर हम आज की ज़िंदगी को एक हेल्दी और लॉन्जेविटी को हम एक लॉन्जेविटी का मतलब ये नहीं कि हम अनहेल्दी लॉन्जेविटी है। एक हेल्दी लॉन्जेविटी को अगर अपनाना चाहते हैं तो ये जो रामबाण है कि नियमित व्यायाम, पौष्टिक आहार और हेल्दी स्लीप और स्ट्रेस फ्री लाइफ, वी कैन डू मिरेकल एंड सोसाइटी कैन बी चेंज एंड वी कैन प्रिवेंट दीज़ आजकल जिसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ इन द सोसाइटी। तो आज की हमारी जो बातचीत है जो हुई है उससे ये क्लियर हो चुका है कि डायबिटीज़ कोई डरने वाली बात नहीं है, बल्कि इसके लिए हमें अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करने से हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और ये जो हमारी डायबिटीज़ वाली प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। इसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देखने के लिए देखते रहिए हिमाचल दस्तक। नमस्कार।